बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। प्रोग्राम पॉलिटिकल मैटर्स के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाज़िर। इस्तेहकाम पाकिस्तान पे हमेशा हम बात करते हैं और उसके फ्यूचर के ऊपर दलाइल भी हम देते हैं। जो मुमकिनात हैं उनके ऊपर हम डिबेट भी करते हैं और जो रुकावटें हैं उनका भी हम जिक्र करते हैं। लेकिन हाल ही में जो दो जंगें हुई, इंडिया पाकिस्तान एंड ईरान इजराइल, उसके बाद हमने देखा कि उसके नताइज पे दुनिया की नजर थी और डिफीट किया दोनों मुस्लिम ममालिक ने, और इत्तफाक से दोनों ममालिक इस्लामी जमहूरिया से ताल्लुक रखते हैं, और इस्लामी जमहूरिया ईरान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। और इन्होंने दो ऐसी ताकतों को शिकस्त दी जो दोनों का जो मतमा नजर है वो मुस्लिम्स को नुकसान पहुंचाना है। एक तरफ हिंदुता है, दूसरी तरफ जो है इजराइल का यहूदीज़म जो है वो पाकिस्तान के खून में, मुसलमानों और पाकिस्तानियों और ईरानियों के खून में हाथ रखना चाहता है, और मुस्लिम्स को वो देखना भी नहीं चाहता। इन तमाम मामलात को आज के प्रोग्राम में डिस्कस करूंगा, लेकिन साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इन दोनों जंगों के बाद दुनिया अब ईरान और पाकिस्तान की तरफ देख रही है, और इंडिया और इसराइल जो है वो हाथ मलते रह गए हमलावर होने के बावजूद। मेरे साथ आज इन मौजूआत पे गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं कर्नल सैफ कुरैशी साहब, किसी तारफ के मोहताज नहीं हैं, चेयरमैन NDF। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में सर। थैंक यू सो मच सर। आगाज करते हैं प्रोग्राम का। मुझे बताइए कि इस्तेहकाम पाकिस्तान किस तरह मुमकिन है? अगर इसको दोनों जंगों के तनाजुर में भी आप देखें तो उसको भी थोड़ा एलैबोरेट करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले चंद साल से जब मैं मासूम बच्चों का, बेगुनाह मुसलमानों का, उनके घरों में, मस्जिदों में, मदरसों में, हस्पतालों में ऑलमोस्ट डेली खून बहता हुआ देखता था तो बर्दाश्त नहीं होता था। अल्लाह के आगे भी सर झुकाते हुए शिकवा शिकायत माजरत के साथ कुछ ना कुछ निकल ही जाता था। और ये दुआ निकलती थी कि या अल्लाह, ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर में दरियाओ सहरा, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। मैं कहा करता था ये कब अपनी आंखों में, अपनी ज़िंदगी में, अपने होते हुए ये मंज़र कब देखेंगे। एक तरफ इसराइल ने, जो कि उसके स्पॉन्सर ने आगे बदमाश पाला हुआ था, जो कि हर किस्म का सफाक जुल्म करने में झिझकता नहीं था, जो कि अपने ज़ाती और अपने इसराइल के मुफाद के लिए या वेस्टर्न पावर के मुफाद के लिए हर वो हरकत कर देता था कि जो कि वो खुद भी तारीख में पढ़ने के काबिल नहीं था। फिर वो वक्त आया कि जब हमने ये भी देखा कि इंडिया ने पिछले 20 साल से जिस दहशतगर्दी का हमें शिकार किया हुआ था, एक नहीं दो सूबों में, इवन सारे पाकिस्तान में, और फिर हमने देखा कि अफ़गानिस्तान से भी उन्होंने अपने लोग ट्रेन करके डालने शुरू कर दिए। फिर कश्मीर का हाल देखा, मुसलमानों का इंडिया के अंदर हाल देखा। तो ये सारा सीन देखने के बाद ये ईमान पुख्ता हो रहा था कि एक दिन आएगा कि जब हम देखेंगे कि हमारा पाकिस्तान अपने मजबूत बुनियादों के ऊपर दोबारा खड़ा है। इसका झंडा जो है, उस झंडे के साए तले सारे लोग इकट्ठे होकर नारे मार रहे हैं, ये कौम यकजा होगी। और ये भी अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में दिखा दिया कि हमारे साथ हमसाए ईरान, ईरानी भाई
जो कि करबला से लेके हर किस्म की कुर्बानी देने की तारीख रखते हैं। उन्होंने जिस तरीके से इसराइल को ख़त्म किया है, जिस तरीके से वेस्टर्न गुंडागर्दी ख़त्म की है, वो भी एक तारीख का रोशन बाब है। ठीक। आज के दिन में जब मैं अभी चंद लम्हे पहले रिपोर्ट पढ़ रहा था डॉक्टर अब्दुल्ला की, और उसमें उन्होंने एग्जैक्ट तफसील दी हुई थी विद प्रूफ, 2 मिलियन इसराइली मुल्क छोड़ के भाग चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और उनका वापस आने का कोई इरादा। अच्छा करण साहब, ये आपने अब्दुल्ला साहब की रिपोर्ट की बात की है, मैं जो अमेरिकन इंटेलिजेंस है उसकी रिपोर्ट भी आज के प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और आप उस पर भी ज़रा बताइएगा। वो एक रिपोर्ट जो है लीक हुई है, उसमें बताया गया है कि ये जो हमला हुआ है अमेरिका ने जो किया है अपने बड़े त्यारे के ज़रिए B-2 के ज़रिए, उस का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ और वो प्रैक्टिस ज़ाया चली गई है। यानी ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, और उनका जो यूरेनियम था वो महफूज है, जो इनरिच किया हुआ था, और 60% वो चला गया है। अब 1-2 साल में वो एटमी ताकत बन सकते हैं, और ये एक तमाचा है इजराइल के। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ट्रंप जो है इंटरफेयर ना करते तो इजराइल तबाह हो जाता। इसका इयादा जो है वो आयतुल्लाह खामनाई ने कल के अपनी जो है टॉक उसमें किया है, जो अवाम के साथ उनका खिताब था। उन्होंने कहा जी ये इजराइल को बचाया गया है, ईरान को नहीं बचाया गया। तो इस पे आपका क्या ख्याल है? इसमें कोई शक शुबा नहीं है। मैं जो आज सारी फिगर तहकीक करने के बाद, इजराइल तो तबाह हो चुका है। जी जी, इजराइल तो दोबारा सांस लेने के काबिल मुझे आइंदा 6-7 साल में नजर नहीं आता। ठीक। ट्रिलियन डॉलर्स के नुकसान हो चुके हैं। ठीक ठीक। और उसकी जो चीज़ें मफलूज हो चुकी हैं उसमें उसकी अस्करी कुव्वत भी शामिल है। ठीक। उसकी फ़ौज को भी नुकसान पहुंचा है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा है, उसकी साइंटिफिक चीज़ों के सेंटर भी ख़त्म हुए हैं, उसकी सीनियर लीडरशिप दर्जन से ज़्यादा उनकी सीनियर लीडरशिप, इवन नेतन्याहू को बड़ा नुकसान पहुंचा है, उसकी रेपुटेशन जो है। अभी हमें ज्वाइन किया है जी ब्रिगेडियर सैयद गजनफर अली, उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? सॉरी, मैं हमारे यहाँ पे नेट सेट का मसला। सर वेलकम वेलकम वेलकम। बल्कि मैं ये जरूरी समझता था कि आज के प्रोग्राम में आपका भी एक राय शामिल हो जाए। इस्तेहकाम पाकिस्तान की बात हो रही है, ईरान इजराइल जंग के नताइज के तनाजुर में आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल ईरान इजराइल जंग का जो तनाज़ा है ना, वो एक तनाज़ा है जो इनिशियली इन 2 मुल्कों के दरमियान था और पूरे मिडल ईस्ट के ऊपर उसका इफेक्ट आ रहा था। फिर इसके अंदर अमेरिका शामिल हो गया। पाकिस्तान के इस्तेहकाम का जो तनाज़ा रहा है वो तो रहा है इंडिया के साथ। उसमें पाकिस्तान ने अपना इस्तेहकाम, अपनी सॉवरेनिटी, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी स्टैंडिंग जो है वो पूरी दुनिया को बता दी थी कि हमारी स्टैंडिंग क्या है, हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी क्या है, हम क्या डिसीजन ले सकते हैं, किस वक्त पे ले सकते हैं। 26 एयरफील्ड्स को अटैक करना कोई छोटी बात तो नहीं थी ना। बिल्कुल ठीक। तो हमने कॉन्स्टेंटली उनको किया। जहां तक आप ईरान इजराइल के तनाज़े में पाकिस्तान की स्टैंडिंग लेते हैं, वो डिप्लोमेटिक लेवल पे स्टैंडिंग रही। पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी के तौर पे अपना यूनाइटेड नेशंस में दुनिया के जिन ममालिक से बातचीत की, वहां पे पाकिस्तान चाइना का जो कॉमन स्टांस था, पाकिस्तान चाइना और रशिया का ईरान के ऊपर, उसके हिसाब से। और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में 2 दफा इस मसले को बहुत कन्विंसिंगली और बहुत फोर्स और बहुत स्ट्रेंथ से उठाया। तो वहां पे जो दोनों चीजें थी वो हमने ईरान को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए की। और आपने देखा है कि ईरान, जब आप जंगें लड़ते हैं तो जंग तो मुल्क खुद ही लड़ता है, जिसके ऊपर जंग इम्पोज की गई होती है, जंग में किया होता है, लेकिन जो उसकी बैकग्राउंड सपोर्ट जो होती है, जो लॉजिस्टिक्स के हिसाब से भी होती है, जो म्यूनिशन के हिसाब से भी होती है, जो हथियारों के हिसाब से भी होती है, उसके साथ साथ आजकल की दुनिया में जब दुनिया एक ग्लोबल विलेज बनी हुई है, जब मीडिया का जमाना है, जब कनेक्टिविटी का जमाना है,
उसमें जरूरत इस अमर की होती है कि आप उस जो आपका दोस्त है उसके मौक़िफ़ को सही तरीक़ाकार से आप दुनिया में पेश करें। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो वो लड़ाई में इन्वॉल्व होता है वो तो अपनी ही बात करेगा। अच्छा, ये आप समझते हैं कि ये सारा अमल पाकिस्तान ने कामयाबी के साथ अदा किया? पाकिस्तान ने ईरान का मौक़िफ़ जो है वो बड़े बेहतर तरीके से इंटरनेशनल अरेना में पेश किया। जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि 2 दफा पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में इस मसले को उठाया। उसके साथ साथ हमने मुख्तलिफ लोगों से बातचीत भी की और पॉलिटिकल लेवल पे जो है वो भी बातचीत होती रही। OIC की कॉन्फ्रेंस हुई, वहां पाकिस्तान ने इस मौक़िफ़ को पेश किया। और अभी आपने देखा एक SCO की जो डिफेंस मिनिस्टर्स की जो समिट परसों कंक्लूड हुई है, उसमें इंडिया को कितनी बड़ी डिप्लोमेटिक शिकस्त हुई है, बिल्कुल डिफीट हुई। वहां पे जो पहलगाम का वाकया था, मैंने आपसे कहा ना, पहले भी दुनिया ने ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि वो वाकया जो है वो किसी तरह से टेररिज्म रिलेटेड। पूरी दुनिया ने ये कहा था कि वाकया जो है ये इंडिया ने खुद ही करवाया है, एक बहुत बड़ा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। अब वहां पे उनको मिर्चें लगी जब इसको एड्रेस नहीं किया गया, और राजनाथ सिंह ने वो डॉक्यूमेंट साइन करने से इनकार कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक है, जब ज्यादा लोग उस चीज को अप्रूव कर चुके हैं तो एक वन आइसोलेटेड बॉडी डजंट मैटर इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। दुरुस्त है सर। तो बात ये वो चीजें जो इंडिकेट करती हैं कि पाकिस्तान ने किस तरीके कार से इस तमाम जो क्राइसिस थे और ये दुनिया में जो क्राइसिस थे, जो वर्ल्ड वॉर की तरफ लोग कहते चले जाएंगे, मैंने उस वक्त भी अर्ज किया था आपसे कि वर्ल्ड वॉर की तरफ ये नहीं जाएगी। हाँ, ये है क्योंकि ये स्टैंड ऑफ वेपन्स की वॉर है, ये एक रिमोट कंट्रोल वेपन्स की वॉर है। तो इसमें ये टिकटॉक होके अमेरिका जब दरमियान में आया तो उस वक्त ये खतरा पैदा हुआ था। ठीक हो गया। अच्छा सर, SCO की जो बात आपने की है, कर्नल सैफ कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं। सर, आप भी इस बारे में कुछ बात कर रहे थे, आप इत्तफाक करते हैं ये जो डिफीट हुई है वहां पे और इसके असरात इंडिया पे फ्यूचर में क्या पड़ेंगे? जी, मैं अर्ज करूंगा कि मैंने 78 ईयर्स में जंगें भी देखी, वाक़यात भी देखे, मुल्क के हालात भी ऊपर नीचे जाते देखा, 65, 71 उसके बाद भी। मगर जो मैंने अपनी जंग में और अभी ईरान की जंग के दौरान टॉप लीडरशिप को जिस तरीके से मेहनत करते हुए, जिस तरीके से दुनिया के हर कोने में पहुंचते हुए और जिस तरीके से विजडम से, विजन से और पूरी स्ट्रेंथ से पाकिस्तान को लुक आफ्टर किया और उसके बाद ईरान को भी लुक आफ्टर किया, वो कमाल का एक चैप्टर है हमारी हिस्ट्री में, पाकिस्तान और ईरान की हिस्ट्री में। अगर फील्ड मार्शल व्हाइट हाउस में बैठे हुए प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और उस लेवल पे चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, तो इधर आपके डिप्टी वजीर आजम चाइना में बैठे हुए, आपके वजीर आजम पुतिन के साथ नजर आ रहे हैं, और आपके वजीर दिफा आपके अभी देखिएगा SCO में जो हुआ, प्रॉपर प्रेजेंटेशन दी आपके DG इनके सिक्योरिटी एडवाइजर ने, जनरल आसम, और विद फैक्ट फिगर दी, विद आइडियो वीडियो डिटेल्स दी, और फिर कहा उधर उनके जो बैठे थे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ये मिस्टर राज, उनको कहा कि आप बताइए, आप अपना मौका बताइए, आपके पास कोई प्रूफ है तो जरूर बताइए, और इस फोरम को दो फैक्ट्स एंड फिगर बता के इस फोरम से हम कहते हैं कि डिसाइड कर, जिसमें वो नाकाम रहे, एक लफ्ज नहीं कह सके। ठीक, टोटल जब उन्होंने ये ड्रामा घर से बना के किया था, सारी दुनिया ये जानती है कि इंडिया किस चीज में इन्वॉल्व है, कोई शक शुबा रहा नहीं कि इंडिया दहशतगर्दी हमारे मुल्क में डायरेक्टली इन्वॉल्व होकर कराता है, ईरान से भी करवाता रहा, अफगानिस्तान से भी कराता। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर जी। बरेली साहब, एक और बात कि आप मुझे ये बताइए कि जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट लीक हुई है, आपके प्रोग्राम में शामिल होने से पहले इस पर मैं बात कर रहा था कि उसमें बाकायदा तौर पे कहा गया है कि बेशक इन्होंने अपने तैयारे के जरिए B-2 तैयारों के जरिए हमलावर हुए, वो ड्रिल सिस्टम के जरिए इन्होंने वहाँ पे एटमी असासे तबाह करने की कोशिश की, नुकसान तो पहुँचाया, लेकिन जो अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट है जो लीक हो चुकी है, उसमें ये कहा गया है, जो कि ट्रंप साहब को पेश कर दी गई है, कि वो सिर्फ बैरूनी तौर पे नुकसान पहुँचा है और जो यूरेनियम है जो इनरिच हुआ है वो महफूज है ईरान के पास, उसका इयादा आयतुल्लाह खामनाई ने कल की स्पीच में कर दिया।
कि हम अपना एटमी प्रोग्राम रोल बैक नहीं करेंगे, और साथ ये भी कहा कि इजराइल को बचाया गया है हमसे, वरना अगर 2 दिन और जंग रहती तो इजराइल टोटली तबाह हो जाता। आप क्या कहेंगे? मैं आपकी बात से एग्री करूंगा। जी जी, मतलब हमारे ही कहा ठीक का है। जहां तक आपने इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बात की, तो वो तो एक सेटलमेंट थी मेरे ख्याल ट्रम्प की, जो मैं अब इसको देख रहा हूँ जिस तरह, हाँ हाँ, जो उसके बाद हालात डेवलप हुए हैं, उसमें तो ट्रम्प ने एक ड्रामा खेला है। अच्छा, और ड्रामा ये था कि उसने कहा था कि मैं ईरान पे हमला करूंगा, हम आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करेंगे, मारेंगे। उन्होंने B-2 बॉम्बर जो है वो कासिया से और मिसूरी से उड़ाए, और वो आए तो उन्होंने आके बंकर बस्टर बम फायर किए, बंकर बस्टर बम फायर किए, और वो फायर किए सिर्फ उसके एंट्री और एग्जिट पॉइंट के ऊपर। ठीक, उससे पहले ईरान को पता था कि अमेरिका हमला करेगा, तो वहां से वो अपना सामान सारा निकाल चुके थे। और आप तो एक बात मैं और बताऊं कि ईरान ने जो अभी तक मतलब बड़ी क्लासिफाइड थी, ईरान ने एक तीसरी न्यूक्लियर साइट जो है वो भी क्रिएट की थी। इन न्यूक्लियर साइट के अलावा एक और जगह थी। तो वो अपनी जो इससे पहले आपको पता है जब बाराक ओबामा के साथ इनकी एग्रीमेंट हुआ था 1+5 वाला एग्रीमेंट जो था न्यूक्लियर के ऊपर, उस वक्त ईरान ने अपना सारा जो यूरेनियम था वो रूस को दे दिया था, वहां शिफ्ट कर दिया था। लेकिन जब वो मायदा खत्म हुआ, ट्रम्प ने आके उस मायदे को तोड़ा था, तो फिर ईरान हैड ऑलरेडी राइट टू डेवलप यूरेनियम। अब वो 60% यूरेनियम एनरिचमेंट पे पहुंच चुके हैं, और आपको वेपन ग्रेड के लिए 85% यूरेनियम चाहिए होता है। वैसे तो 90 पर चाहिए होता है, लेकिन 85% एनरिचमेंट पे आप जो वेपन ग्रेड कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो अब ये जो चीजें हैं उसमें ना उनके सेंसिटिव जो है वो डिस्टर्ब हुए, और ट्रम्प ने उनको भी सेटिस्फाई कर दिया और नेतन्याहू को भी सेटिस्फाई कर दिया, देख तेरे कहने से मैंने बम चला दिया। तो ये है वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो कि फिर उन्होंने जब कतर पे हमला किया ईरान ने, तो ईरान ने पहले कतर को बता दिया था कि हम अलवीद देश पे अटैक करेंगे, और जैसे ही उन्होंने अटैक अच्छा सर, यहाँ मुझे ये बताइए कि 2 मुस्लिम ममालिक को, चले हम वर्ल्ड डिप्लोमेसी हम कर लें या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को कर लें, क्या फायदा हुआ इतना फलस्तीन के ऊपर उन्होंने जुल्म कर लिया, या तो फिर फलस्तीन के मजालम को छुपाया गया है और बराबर किया गया है 2 मुस्लिम ममालिक को फतह याब करके, ताकि वहां भी सेटलमेंट करवा दी जाए, कश्मीर में भी सेटलमेंट करवा दी जाए, और नोबल अमन अवार्ड ट्रंप साहब ले जाए? नहीं, नोबल अमन अवार्ड तो ट्रंप खुद कह चुका है कि मुझे नहीं मिल सकता, ये लिबरल्स को मिलता है। हाँ, अब वो किस किस्म के लिबरल्स को कह रहा है, क्योंकि आजकल याद करें, आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि आजकल अमेरिका में वो LGBT जो है ना, वो गे ऑर्गेनाइजेशन जो है, उनका फेस्टिवल चल रहा है पूरे अमेरिका में। तो वो किस लिबरल की बात कर रहा है ये तो उसी को पता होगा, बिल्कुल, जिस लिबरल की वो बात कर रहा है। लेकिन ये है कि इसका जो पाकिस्तान या जो अपना ईरान को फतह याब करवाना, अनाउंस करना बाकायदा, ईरान और इजराइल के दरमियान जो कुछ हुआ है वो इजराइल ने शुरू किया था, तो ईरान ने उसको रिस्पॉन्ड किया था। तो वैसे तो दुनिया का कोई मोरालिटी भी नहीं है और असूल भी कोई नहीं है, क्योंकि बाराक ओबामा जब प्रेसिडेंट था उसने पाकिस्तान के अंदर अपनी प्रेसिडेंसी में जितने ड्रोन अटैक किए थे, वो पहले होने वाले ड्रोन अटैक से 60% ज्यादा थे। ठीक है, जिसमें हमें बहुत कोलैटरल डैमेज भी हुआ, हमारे बहुत लोग शहीद भी हुए। वैसे तो हमारी हुकूमत राजी थी कि तुम ड्रोन अटैक करी जाओ, ऐसी कुछ बोलना नहीं है, लेकिन बहरहाल उसमें हमारे लोग बड़े जख्मी शहीद हुए, डैमेज बड़ा लॉस हुआ। और आपको पता है कितने $1 मिलियन का पाकिस्तान का 85 से कितने $1 मिलियन का पाकिस्तान का नुकसान हुआ, कोई कितने 30,000 के करीब हमारे लोग जो वैसे इस दहशतगर्दी की वॉर में शहीद होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हमारा अलग है, लेकिन इसके बावजूद इन अटैक करने के बावजूद भी बाराक ओबामा को दे दिया गया अमन का नोबेल अवार्ड। तो यहाँ पे रैशनल नहीं है, कोई असूल नहीं है, कोई अखलाकियात नहीं है। अच्छा, कर्नल साहब से पूछ लेते हैं। कर्नल साहब जरा बताइए कि 2 ममालिक को, इस्लामी जमहूरिया ईरान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इनको बाकायदा तौर पे बॉक्सिंग रिंग में मैं कह लूं विनर करार दे दिया ट्रंप ने, और इनके सर सेरा भी बांध दिया कि मेरे कहने पे सीज फायर भी कर दिया। तो मुझे बताइए फिर इसकी वजह क्या हासिल करना चाहता है ट्रंप? देखिए, जो वो हासिल करना चाह रहे वो तो पिछले 10-15 साल से, ठीक है, आपके एटॉमिक को टारगेट किया हुआ था। अच्छा कर्नल साहब, उन्होंने कहा है जी कोई मोरालिटी नहीं है, ब्रिगेडियर साहब ने कहा है, बाराक ओबामा को अवार्ड दे दिया गया। यहां फिर मैं वजह पूछता हूं
कनू साहब से कि कनू साहब दोनों इस्लामी जमहूरिया मुल्क हैं और दोनों को विनर करार दे रहा है और बॉक्सिंग रिंग में, तो इसकी वजह क्या है? क्योंकि ट्रंप का जो लैंग्वेज है वो इस तरह की है, या तो फिर मक्कारी और अय्यारी है या फिर दोस्ती, क्या समझे हम इसको? जी, मैं ये अर्ज करूंगा कि दोनों मुसलमान मुल्कों ने अपनी वार परफॉर्मेंस के ऊपर, अपने फौजियों के, अपने अवाम के, उनकी यूनिटी, उनकी साबित कदमी और उनकी दलेरी के ऊपर ये तमगा खुद हासिल की है। अच्छा, जंग जीती है पाकिस्तान ने अपनी बहादुरी से। जी, जंग जीती है पाकिस्तान ने और जंग जीती है ईरान ने, कोई शक शुबा नहीं है दुनिया के किसी बंदे को। और दोनों मुल्कों की कौम जो है उसने इकट्ठी होकर बताया कि हमारा इख्तलाफ अपनी जगह पे, लेकिन हम दुश्मन ममालिक के अगेंस्ट हैं। देखिए, सारी कौम ने यकजा होके, एक बंदा सारी कौम में नहीं था कि जो जंग के टाइम पे इख्तलाफ कर रहा हो। किधर वो आए थे रजीम चेंज करने और किधर वो गए हैं, अपनी रजीम भी उनकी चेंज हो रही है और उनका अपना मलबा भी उनसे उठाया नहीं जा रहा, जो अभी उधर इसराइल में पड़ा हुआ है और या इधर। देखिए, बात ये है कि ये कोई छोटी सी अचीवमेंट नहीं है। लिखने वालों ने तो वर्ल्ड ऑर्डर ये लिखा था कि पाकिस्तान का एटॉमिक भी खत्म होगा, इकोनॉमी पहले हमने बर्बाद कर दी है, तो ये रेंगते रहेंगे। ईरान के साथ भी यही करेंगे, लीडरशिप मार देंगे सारी, एटॉमिक उनका ख़त्म कर देंगे और उधर हम वो शाह का बेटा ला के बैठा देंगे। आइंदा के लिए वो पाकिस्तान को थोड़ा कनाडा में रखें। ठीक। और जितने गल्फ स्टेट्स हैं उनसे हम अपनी सिक्योरिटी का $1 ट्रिलियन का बिल ये कह के कि हम आपको सिक्योर कर लेते रहेंगे। हम ये कह के कि मैं आपको सिक्योर कर रहे हैं, आप तो अपनी टांगों पर खड़े कर होने के का मतलब ये जब कमेंट मैंने सुने ट्रम्प के तो मैं हिल गया कि ये क्या कह रहा है बहरा। तो वो तो दुनिया एकदम ही नक्शा ही बदल गया। वो तो जिन्होंने $1 ट्रिलियन दे के सिक्योरिटी देनी थी, उनके तो अपने बेसिस के ऊपर मिसाइल जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और वो तो एक ही जगह पे कतर पे ही गए हैं, तो उन्होंने उसी रात को सीजफायर करा दी है और कतर को बीच में डाल के करा दिया, बाकी तो छोड़। और बाकी ये कि वो सिक्योरिटी तो उधर किधर सिक्योरिटी मिल रही है, आइंदा के लिए गल्फ को जो सिक्योरिटी मिलेगी वो पाकिस्तान से मिलेगी। हाँ, हम है, हमारा फर्ज है, हो सकता है ईरान से मिले, पाकिस्तान और पाकिस्तान का फर्ज है कि वो खाना काबा को और मुकद्दस अपनी जगहों को बचाए, अपना खून दे के भी बचाए। और दूसरा, ये यूनिटी जो आई है इस एरिया में, ये आइंदा से इस रीजन को जब देखेगा कोई तो पाकिस्तान ईरान की ताकत को मद्देनजर रखते हुए बिल्कुल ठीक है। और ये जो अभी आपको SCO में नजर आया है, रशिया से लेके चाइना तक, सेंट्रल एशियन सारी स्टेट्स, इंडिया एक्सपोज हो गया, टर्की, ठीक, पाकिस्तान और इंडोनेशिया तक, ये मुसलमानों में जो अभी यूनिटी की और हुबुल वतनी की और अपने बेहतरी के लिए टेक्नोलॉजी को परस्यू करने के लिए जो स्पिरिट पैदा हुई है, ठीक, ये तो एक काबिल जिक्र है। ये तो एक नया ब्लॉक जी बरीर साहब, नया ब्लॉक। और दूसरा मुझे ये बताइए कि ईरान कब तक इंडिया से खफा रहेगा? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को कामयाबी हुई है ईरान को एक्सपोज करने के लिए पूरी दुनिया में? अगर हुई है तो ईरान के सामने तो पहले ही हिंदुआता मोदी बुचर ऑफ गुजरात मशहूर था, ईरान फिर भी उसको स्पेस दे रहा था। तो अब ईरान ने होश के नाखून लिए हैं या नहीं लिए, और कब तक लेगा? सर, ये तो ईरान पर डिपेंड करता है ना, क्योंकि बहुत हकाइक जो सामने आ गए। 124 लोग गिरफ्तार हुए हैं और उसमें ज्यादातर भारतीय, बल्कि वो जो नेटवर्क चला रहा था वो लड़का, उसने इंडियन जो रिंग लीडर था, वो उसने अपना नाम रमजान रखा हुआ था और उसकी 3 कंपनियां दुबई में, और यहाँ पे वो कंपनी रजिस्टर करके पूरे का पूरा ड्रोन्स का नेटवर्क चलाता, जो ईरान ने पूरे सबूत जो है वो दे दिया। और अगर आपकी नजर से पता नहीं गुजरा है नहीं गुजरा, अगर आपने ईरान की ईरानियन एम्बेसी ने इंडिया में एक मैसेज जारी किया है, ईरान की एम्बेसी ने, उन्होंने कहा कि हम इंडिया के अवाम का और सियासी पार्टियों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें सपोर्ट, यानी सिविल अवाम का और सियासी पार्टियों का शुक्रिया अदा करते हैं, वो सियासी पार्टियां जिन्होंने हमें इस
वक्त तक सपोर्ट किया। यानी उसमें उस अलामिये में उन्होंने इंडियन हुकूमत का नाम नहीं लिया। ठीक। तो ये बहुत बड़ा टमाटर है इंडियन हुकूमत के नाम। अच्छा, जबकि इंडियन चैनल्स ने ये कहा, मैंने क्वेश्चन ही आप इसीलिए किया कि इंडियन चैनल्स ने कहा कि टॉप यानी नंबर 1 पे उन्होंने इंडिया का शुक्रिया अदा किया है। ये हमारे लिए थोड़ा काबिले फिक्र बात थी, इसीलिए आपसे पूछा है। मैंने आपको बताया ना, वो लामिया उठा के पढ़ लीजिए। हाँ, ठीक है। तो ये जो है वो उस पर ये जिससे, और बाकी तो अब ईरान पे डिपेंड करता है, ये मेरा और आपका बॉदरेशन नहीं है। ये ईरान को देखना है, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ईरान ज्यादा इंक्लाइन रहा है इंडिया की तरफ। तो अब तो ये तो उन्होंने देखना है कि जी क्या प्रॉब्लम्स है उनके, क्या उनकी प्रायोरिटीज है, और इसके ऊपर उन्हें बात करना है। उसके ऊपर उन्हें जो करना है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को बेस करके, हमने जो अपना काम करना था वो हमने कर दिया। बिल्कुल ठीक। और उसमें हमें इस चीज से सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। ठीक। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, हमें सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। हमने अपना ईरान पे उन्होंने कोई ना एतमाद किया है, ना एतमाद का फुकदान ब्रिगेडियर साहब में है, एतदाल पसंदी के साथ जवाब दिया उन्होंने। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं अर्ज करूं कि आज जो खबर मैंने देखी कि ईरान के सफीर जो हैं इंडिया, उन्होंने इंडिया का शुक्रिया अदा किया। हाँ, तो वही तो मैं उसमें उस शुक्रिया में और उस तशक्कर में मुझे भी, क्या उन्होंने ऐसा शुक्रिया, जरा गौर कीजिए, क्या उन्होंने ये शुक्रिया अदा किया कि एयर स्पेस इंडिया की इस्तेमाल हुई हमलों के लिए? क्या उन्होंने ये शुक्रिया अदा किया कि मोदी जो है वो इजराइल को सपोर्ट कर रहा था? क्या उन्होंने ये शुक्रिया अदा किया कि इंडियन मीडिया के ऊपर जो रोड शोज थे वो सारे हिंदू इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे? क्या ये शुक्रिया अदा किया? देखिए, ये सारी चीज़ें तो फैक्चुअल हैं जो आपने कही हैं, और ये रिकॉर्डेड है। और मेरा अपना ख्याल ये है कि जो इंडिया का रोल दुनिया ने देखा इस सारी जंग में, वो तो ईरान ने भी महसूस किया होगा। अभी हो सकता है उन्होंने डिप्लोमेटिकली किया हो, और बाकी वो चाहते हो कि इंडिया कुछ इम्प्रूव करके उनको दिखाए। ये जरूर है कि इंडिया की इन्वेस्टमेंट चाबहार में थी, तो वो रहेगी नहीं जी, वो तो उड़ गई। हाँ, वो तो उन्होंने वो तो 7-8 बिलियन जो था वो तो मिट्टी हो गया। ठीक है वो, और ना सिर्फ ये बल्कि इसराइल की पोर्ट पे भी इंडियन की इन्वेस्टमेंट्स थी। अच्छा, वो ईरान की मिसाइलों ने उड़ा दी। हैफा में वो भी मिलिया मेट हुई है और इधर भी हुई है। शायद मेरा ख्याल है कि ये फिर वो 2-4 लफ्ज कहने मुनासिब समझते हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मतलब है तुसी भी अच्छी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये जो मुनासिब अल्फाज में इंडिया का जो शुक्रिया अदा किया है, तो मैं ये तंजन बात नहीं कर रहा, लेकिन मैंने और आपने इंडियन मीडिया फॉलो किया, उसमें ईरान की दुश्मनाम तुराजी की गई, और हमने ये भी देखा कि उनके जो थे अपना, जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हो रही थी उस वक्त भी बड़ी बुली किया गया ईरान को, और इंडियन ईरानी वजीर खारजा था उसको गालियां तक दी गई इंडियन मीडिया की तरफ से और उनके वज़रा की तरफ से। तो मुझे बताइए, ये कौन सा शुक्रिया अदा कर रहे हैं ईरान साहब? सर, मैंने तो आपको बता दिया उनके लामिया का, उसमें हुकूमत का तो नाम नहीं है। अदरवाइज तो लामिया ये होता है कि हुकूमत ईरान जो है वो हुकूमत इंडिया का शुक्रिया अदा करती है कि उसने सपोर्ट किया। जब उन्होंने सिविल सर्विस और सियासी पार्टियों का जिक्र किया है, तो ये तो अब इंडिया का मीडिया उसको किस तरह मोड़ तोड़ के पेश करता है, ये तो आपको पता है। वो तो बूदी मीडिया है, झूठा मीडिया है, सेपरेट मीडिया है, मतलब दुनिया का जलील तरीन मीडिया है, जहाँ पे लोग बैठ के लाहौर के अंदर कोर्ट बना देते हैं कि लाहौर, जहाँ पे लोग बैठ के जो है कुछ भी कर देते हैं, काबुल के अंदर 6 मंजिला होटल बना देते हैं। तो उनसे क्या तवक्को रखते हैं आप? उनको बहस, उनको डिस्कस करना ही हमारे पाकिस्तानी चैनल की बेइज्जती है। ठीक। तो इसलिए वो जो मर्जी करे, लेकिन जो फैक्ट है वो। अब दूसरी बात मैं बड़ा कैटेगोरिकली आपका है कि ये ईरान की हुकूमत पे डिपेंड करता है कि वो चीज को किस तरह देखती है, और आई एम श्योर उनकी आज ये सोच है, वो जरूर उसको देखेंगे कि उनको इंडिया ने किस तरह नुकसान पहुंचाया। यानी इंडिया ने आज तक इजराइल को कंडेम नहीं किया। बिल्कुल ऐसा ही। क्यों नहीं कंडेम किया?
तो ये तो चीजें उनको पता होंगी ना। ना उन्होंने वो अमेरिकन को कंडेम किया कि आपने क्यों वहाँ पे अपना बम मारा है। बिल्कुल ठीक। ये चीजें तो आखिर उनकी भी फॉरेन मिनिस्ट्री ईरान की देख रही होगी ना, उनके सुप्रीम लीडर भी देख रहे होंगे। तो अब वो क्या फैसला करते हैं वो उनके ऊपर है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर गजनफर साहब, आप मेरे साथ मौजूद रहे आज के प्रोग्राम में, गाए गाए आपको जहमत देते रहेंगे। कर्नल साहब ये गुफ्तगू, मुझे तो आपने चंद जुमले कह के ना मजा करवाया है लेकिन मुझे थोड़ी सी मायूसी भी होती है ना। मायूसी ये होती है कि पाकिस्तान बाज़ औक़ात देखता रह जाता है, चिड़ियाँ हाथों से उड़ जाती हैं। मसलन हम देखते हैं कि हम बहुत टाइम के साथ ना आगे बढ़ते हैं टाइमली, और अपना जिन्होंने कहते हैं कि रौनी करने बीज जिसले पाना होता है उस वेले कोई चिड़ियाँ चुक जाती हैं खेत। ये तो नहीं अब होगा कि ईरान फिर जो है उसकी गुड्डी गुड्डी सारा मामला हो जाए, इतनी गालियां खाने के बाद इजराइल का जनाब इतना बड़ा हंगामा, उनकी 18 साइंसदान जो है उन्होंने मर्डर कर दिए, कत्ल कर दिए, शहीद कर दिए, उनके फौजी अफसर, और सारी इंटेलिजेंस प्रोवाइड की इंडिया रॉ ने और मोसाद ने। देखिए मैं ये अर्ज करूंगा कि कोई चीज़ छुपी रह तो नहीं गई। अच्छा एक और ले लें, चंद दिन पहले वहां इंडियन फ्लैग जलाए जा रहे थे, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, और वावेला था मीडिया पे, पाकिस्तानी परचम लहराए जा रहे थे, हमने देखा वावेला, आज भी कल भी जुलूसों में जो तशक्कुर का जुलूस उन्होंने निकाला। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि शुक्रिया अदा हो रहे हैं, क्या चक्कर है? देखिए एक तो इकोनॉमिकल रीज़न है, दो बड़े मुल्क हैं जो कि ईरान का तेल खरीदते रेगुलरली लेते रहे हैं थ्रू आउट सैंक्शंस में, हाँ, और अभी भी लेंगे आगे, इंडिया और चाइना। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ क्यों नहीं लेंदे? हमें बिल्ली सूंघ जाती है। हाँ, देखे ना जी, देखे मैं, यानी ट्रंप वहां पे कहता है कि चाइना तेल खरीदे। ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक आपने छेड़ दी है। हम पावर में भी, पेट्रोलियम में भी, माइन मिनरल में भी, नेचुरल रिसोर्सेज में भी हमें जागने की जरूरत है। हम जो कर रहे हैं वो नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक होना चाहिए। सही। उधर 10 साल हो गए पाइपलाइन आपकी ग्वादर तक, उनकी ईरान की ग्वादर तक पहुंची, मैं देख के आया हूँ खुद। आप पाइपलाइन का टोटा नहीं लगा सकते। ट्रंप ने कह दिया कि ठीक है, ईरान से खुश होके कि आप चीन को तेल ले लें, दे दें, तो आप मुंह से ये नहीं निकाल सकते कि हम पाइपलाइन लगाने लगे हैं, थैंक यू वेरी मच। सर देखे ना, थैंक यू लगाए। अभी बात ये है, बाद में एक अर्ज कर दूं, जी जी, ये पाइपलाइन लगाएं, हमें सस्ती गैस चाहिए, हमें सस्ता फ्यूल चाहिए। सर ये फैसला, अगर ईरान के बॉर्डर से 70 रुपए लीटर डीजल आता है तो दे आप 100-125 नहीं सर, ये फैसला फील्ड मार्शल ने करना है या मौजूदा हुकूमत ने करना है? मौजूदा हुकूमत करेगी। तो फिर क्यों नहीं करते? करेंगे। जब जरदारी साहब ने तो किया था। मैं और आप और बाकी लोग पढ़े लिखे इसके लिए रेगुलरली इसका मेरिट बताएंगे और इसके फैक्ट्स एंड फिगर बताएंगे, और बताएंगे कि कौम को क्या भुगतना पड़ रहा है, कि जो कि हम अवॉइड कर सकते हैं। हमको बार बार गरीब के ऊपर टैक्स लगाए जा रहे हैं, सर अभी बताने की जरूरत है, किसान को मारे सर अभी मुझे और आपको बताने की जरूरत है। जिस तरह के बिजली के बिल आ रहे हैं, महंगाई है, राशन लोगों के घर नहीं है, भाई हमें बताने की जरूरत है। तो वो तो हम कर रहे हैं ना सर। उनकी रजीम चेंज की मजबूरियां होती हैं जो गवर्नमेंट इस मुल्क में आती है। सही, वो हर वक्त हर मिनट उनको ये मुसीबत पड़ी हुई है कि बाकी दिन कौन काउंट कर रहे, तो होगा क्या हमारे साथ। और जो चेंज होती है, इस किस्म के मामला होते हैं, वो वेस्ट सर इस मुल्क में तो ये हो रहा है, वेस्ट की तरफ आपकी नजर से वीडियो गुजरी है, मैं नाम लिए बगैर बात करता हूं। रोजाना गरीब आदमी को मोटरसाइकिल से उतार के मारा जाता है, वर्दी वाले जो वार्डन्स हैं लिटा लिटा के मारते हैं, रिक्शों में डाल के लेके जाते हैं, उनकी बीवियों के सामने दलील करते हैं। कुछ वकला ने कल उनको मारा है, तो अब अगर वकला ने मारा, ये लाकानूनियत है, मैं इसको कानून नहीं कहता, लेकिन अब उन लोगों के हीरो बन जाएंगे ये मारने वाले वर्दी वालों को। तो लिहाजा हम क्यों लाकानूनियत फैला रहे हैं, क्यों गरीब और मस्कीन लोगों का ख्याल नहीं रख रहे? देखिए शमसी भाई, मैंने पिछले 50 साल की तहकीक के बाद और पाकिस्तान के वाकयात को हर एंगल से स्टडी करने के बाद और सारी फाइलें और फैक्ट्स एंड फिगर रिकॉर्ड पास अपने रखने के बाद अपने थिंक टैंक में रिसर्च करके मुंह खोलना शुरू किया। और मैं ये काशन करता जाऊं, ये वार्न करता जाऊं कि गरीब को और मत दबाएं, बिल्कुल गरीब से और ज्यादती ना करें, किसान से ज्यादती ना करें। अगर गंदम का रेट जो है वो आप 2200 पे रख सकते हैं, तो चीनी वालों को क्या
चीनी आपने एक्सपोर्ट कर दी, अभी आप चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं। हर साल आप इस हिसाब से गुजारते हैं, बिल्कुल हर ऐसे ही। हुकूमत इस हिसाब से गुजारती है। और इंसाफ जो है, आप ना इंटरनली आप माफिया के सामने यानी खड़े हो आप सकते, कहना चाह ना रहे आप हैं कि externally हो सकते। इंसाफ कर दें, वरना इंसाफ लोग अपने हाथ में ले लेंगे। अनफॉर्चुनेटली लोग ले रहे हैं। हाँ, देखिए ना, क्या कोई ना कोई वाकया बड़ा हो जाता है कि जो बहुत सारी चीजें खोल के सामने अच्छा आ सर, जाती मैं हैं। यहाँ जिक्र करना चाहूंगा चीफ मिनिस्टर पंजाब का, हालांकि आज का मौजू नहीं है। ये रोज आए दिन पुलिस गर्दी आपके सामने हो रही है, रोज आए दिन पुलिस गर्दी हो, डकैतियां, चोरियां, अपना हरेसमेंट हो रही है। इसके ऊपर कोई कुछ नहीं कर रहा, और रिकवरियां करवाई जा रही हैं, पुलिस को कोई पूछने नहीं वाला। बिजनेसमैन को घरों से उठा के, मैं उस चीज का गवाह हूं, 406 का पर्चा दे के बेगुनाहों को उठाया जाता है, ब्लैकमेल करके उनको उनसे चेक्स वसूल किए जाते हैं, और फिर उनसे रिकवरियां करवाई जाती हैं। क्या ये गवर्नमेंट सोई हुई है? देखिए, मैं ये जो है इसके मुतल्लिक तो उधर फाइनेंस मिनिस्टर ने भी जिक्र किया हाँ, कि ये नहीं होगा, अब नहीं होगा। अब नहीं होगा। मगर ये करने की जरूरत पेश क्यों आई? हम्म, देखिए ना, आपने रिटेल के ऊपर टैक्स लगाना है। आप रिटेलर के ऊपर जो कि लाखों की तादाद में है, उसमें दुकानदार भी हैं, इंपोर्टर भी हैं, एक्सपोर्ट। रिटेलर सिर्फ छोटी दुकानें नहीं है, होलसेल की मार्केटें हैं जो रोज की बिलियंस की सेल है उधर। मैं मार्केटों के नाम ले दूंगा सही कि बिलियन की सेल है, आप चेक कर लें। उनसे आप मुनासिब हद तक टैक्स लें, मुनासिब हद तक आप उनसे मुनासिब हद तक टैक्स क्या लेना है, आप उनको ओबलाइज करते रहते हैं हर वक्त। ऐसे ही है। तो ओबलाइज करने से एक कैटेगरी को आप सख्ती करेंगे बहुत, दूसरी कैटेगरी को आप ओबलाइज करेंगे, तो इंसाफ किधर नजर आएगा? तो वोट कल को कौन बिल्कुल। देगा? अच्छा, अब मुझे बताएं, हमने पिछले दिनों देखा कि फील्ड मार्शल के नारे लग रहे थे, गवर्नमेंट की साख भी कुछ बेहतर हुई थी अभी तक अपना पाकिस्तान की इंडिया के साथ जंग के बाद और ईरान को सपोर्ट करने के बाद। ठीक है, दरमियान में कुछ ऐसे अनासर ने, जब वो B2 तैयारों ने हमला किया, तो फिर वो आसिम मुनीर साहब की और शहबाज शरीफ की उन्होंने कसीदा खानी की, मुखालफों ने। लेकिन अब भी पंजाबी कहते हैं डुल्ले बेरंदा कुछ नहीं बिगड़या। नहीं, बड़े अच्छा इस वक्त तो अभी भी आप मुझे बताएं कि क्या हो सकता है। शमसी भाई, लीडरशिप इस वक्त कौम सारी इस लीडरशिप की तारीफ कर रही है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। बेशक वो शहबाज साहब हैं, वो फील्ड मार्शल हैं, वो जितने भी फेडरल गवर्नमेंट की टीम है, वो सारी की सारी तारीफ के काबिल है। बिलावल भी तारीफ के काबिल है। बिलावल ने भी जो टीम लेके गया, और इंग्लैंड में भी और अमेरिका में भी, और जो उधर उसकी परफॉर्मेंस थी, वेल डन। और बिलावल ने ये तक कह दिया है कि शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून का कम वजीर आजम है, पीपल्स पार्टी का ज्यादा वजीर आजम है। ये बात काफी हद तक दुरुस्त भी है, ये मैं भी कह देता हूँ। शहबाज शरीफ PMLN का जब ये CM हो या PM हो, तो फिर ये मुस्लिम लीग नून के वजीर आला या वजीर आजम कम ही होते हमेशा। अच्छा, हमेशा ठीक, से ठीक। फिर ये या मेरिट के ऊपर टोटली आ जाते हैं, और या फिर बाकी पार्टियों को, और अगर कोलेशन हो तो कोलेशन के बाकी सबको उनको इंपॉर्टेंस ज्यादा बहुत ध्यान देते हैं। ठीक। बाकी सूबों को पंजाब के पैसे भी उठा के देते हैं। सही, बाकी सूबों में जाके किडनी के हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, पंजाबी भावे मारे जाए। नहीं, जब ये चीफ मिनिस्टर थे तो पंजाबी का ध्यान रखते थे। ये शिकवे किसान के नहीं थे, ये गरीबों की ये हालत नहीं थी डिकेटियों की कि जो अभी है। मुझे ये सुन के अगले दिन के वो बेचारी एक एंकर आपकी, और उससे रास्ते से वो उसका पर्स छीन के ले गए हैं। उसका जिक्र आप इसलिए कर रहे हैं कि वो फीमेल है, साडा जिक्र तुसी इसलिए नहीं कर रहे कि साडे नाल भी पहले हो चुके हैं। देखिए, मैं एक अर्ज करूं, फीमेल की हुकूमत है पंजाब में। हाँ। और वो कहते हैं फीमेल कि मेरी रेड लाइन है, और रेड लाइन है। हाँ। और रेड लाइन के अंदर एक मीडिया की फीमेल, और उसके साथ ये ज्यादती। सर एक नहीं, बॉसों के साथ हुआ है। तो बहुत देखिए, फिर अगर बॉसों के साथ हो रहा है तो फिर मैं मरियम बीबी को शिकवा करूंगा। एक पैगाम कौम के नाम प्रोग्राम के आखिर में। कौम के नाम पैगाम ये है कि अल्लाह ताला ने मौका दिया है आप लोगों को कि आपका, पाकिस्तानियों का और ईरानियों का दुनिया में नाम जाना जा रहा है, इज्जत से, एहतराम से, बहादुरी से, आपकी हिम्मत से, मेहनत से। इसको नाम को बेहतर से बेहतर कीजिए। ठीक, कौम बनाइए, पाकिस्तान बचाइए। कौम बनाने का मतलब ये है
कि कौम का हर फर्द अपने में क्वालिटी, बहुत बहुत शुक्रिया, चोरी चकारी डाके, बहुत बहुत शुक्रिया झूठ बोलना, कर्नल साहब, हेरा कुरैशी फेरियां साहब, बंद करो बिल्कुल और अल्लाह ठीक की है, तरफ ध्यान आगे बढ़ो। अच्छा, ये मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी और इंतहाई काबिल जिक्र बात है कि हमेशा सच्चाई की बात होनी चाहिए, सच्चाई का अलम बुलंद करना चाहिए। मुहर्रम और हराम का महीना भी है, करबला वालों का दर्स भी है, लेकिन ये काम ऊपर से शुरू होगा। अगर ऊपर अरबों की करप्शन हो रही हो, अगर ऊपर माल गरीबों का खाया जा रहा हो, हड़प्पा जा रहा हो, गुर्बत बढ़ती चली जाए और गरीब का चूल्हा बंद हो जाए, तो फिर क्या होगा? ये आज का सवाल मैं छोड़े जा रहा हूं। अगले प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आपसे आइंदा प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।